Hello everyone, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Shut up. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलो, 4 लोग हैं। विवेक, अजय, सुशांत, वेद। मोनिका नहीं है। मोनिका, सुशांत। Hi, sir. तुम सेम मशीनवरून जॉईन केलं का तुम्ही दोघांनी पण? नाही सर. कळत आहे ती मोबाईलवरून जॉईन. ठीक आहे. कुठं आहेत तुम्ही सुशांत? अंबेजोगाई आहेत का पुण्यात? सर इकडे गावाकडे आलो सर. काल पंधरा दिवशी सर. अच्छा, म्हणजे अंबेजोगाईत आहात? नाही सर, इकडे म्हणजे गावाकडे कोठीला अच्छा अच्छा अच्छा. पाडव्यानिमित्त आलो होतो. बर बर. हो. ठीक है, चलिए आज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को शुरुआत करेंगे। उस टॉपिक उस मॉडल की एक कल तक हम मैक्सिमम सब टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें से, और एक मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा जो आप थर्सडे तक कंप्लीट करके फिर थर्सडे हम रिव्यू करेंगे आपके प्रोजेक्ट। थर्सडे जो भी हम लेक्चर रखेंगे वहाँ पे एक सेशन रखेंगे, वहाँ पे आपको दिखा देना, हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो ये है आज का, कल का और थर्सडे का एजेंडा। हमने मशीन लर्निंग देखा है। मशीन लर्निंग में मेनली हम टैबुलर डेटा पे काम करते हैं, ये भी आपको पता है, राइट? टैबुलर डेटा मतलब क्या? रो और कॉलम्स। कुछ कॉलम्स है आपके पास, कुछ रोज है। सीएसवी फाइल बेसिकली, या फिर डेटाबेस से फेच किया हुआ डेटा, राइट? इस टाइप डेटा के ऊपर आप काम करते हो। ये मोस्टली स्ट्रक्चर डेटा ही होता है। मशीन लर्निंग में जो भी आप फिट करते हो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, वेदर अनलेबल्ड और लेबल्ड, बट वो स्ट्रक्चर्ड होता है। ये स्ट्रक्चर है उसका। अब नॉन स्ट्रक्चर में दो टाइप का डेटा होता है। एक तो होता है आपका टेक्स्ट डेटा, दूसरा होता है इमेज डेटा। और भी होते हैं फिर जैसे वीडियो डेटा, राइट, ऑडियो डेटा। अब कोई लोग इससे अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं और इसे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं इसको, बट ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। जो आज देखने वाले हम टेक्स्ट डेटा देखने वाले हैं, ये टेक्स्ट डेटा। अब यहाँ पे भी कोई टेक्स्ट कॉलम अगर है तो ये कैसे अलग है ये इस टेक्स्ट डेटा से, ये भी हम देखेंगे। इसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्यों बोलते हैं। अब ये टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है कि डॉट टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, या फिर सीएसवी, इवन सीएसवी फॉर्मेट में आपके पास 2-3 कॉलम्स है और उसमें कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हो, राइट? तो ये एज ए इनपुट हम ले लेते हैं। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश, राइट? अब इसमें क्या हो रहा है, ऐसा टैबुलर डेटा नहीं है हमारे पास, ना नंबर्स में डेटा है। हमारे पास जो डेटा है वो टेक्स्ट डेटा है। अब इसका एग्जांपल मैं दूं तो रिव्यूज है। अमेजोन के ऊपर जो भी रिव्यूज आते हैं उनका अगर उनको मैं कंपाइल करता हूँ और उनका सेंटिमेंट हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो एक में होगा रिव्यू और टेक्स्ट, एक कॉलम, और दूसरा कॉलम होगा आपका सेंटिमेंट। उसका सेंटिमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है, न्यूट्रल है, कैसा है। तो वहाँ यहाँ पे कुछ लाइनें होगी कस्टमर ने लिखी हुई, और उनका सेंटिमेंट फिर पॉजिटिव है, ये जिसने पॉजिटिव बोला है हमारे प्रोडक्ट के बारे में,
एक ने निगेटिव बोला है तो उसका दूसरा रिकॉर्ड तैयार होगा। ये इसने निगेटिव बोला है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है। अब आप बोलते हो कि ये कहाँ से आता है, इसके लिए भी ये ग्राउंड ट्रूथ होते हैं, राइट, लेबल्स होते हैं। तो ये ग्राउंड ट्रूथ या लेबल्स कैसे बनते हैं, एक तो आप मैन्युअली करो इसको, या फिर बर्ट जैसे एल्गोरिदम यूज करो। बर्ट ऑटोमेटिक सेंटिमेंट कैलकुलेट करता है, सेंटिमेंट स्कोर। तो ये बेसिकली प्री ट्रेन मॉडल है, जैसा चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी को कुछ भी प्रोवाइड करो, आंसर दे देता है, उसको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बर्ट को भी ये भी प्री ट्रेंड है, आप उसको फिर से ट्रेन कर सकते हो, फाइन ट्यून कर सकते हो अपने डेटा के ऊपर, और उससे फिर डायरेक्टली सेंटिमेंट भी निकाल सकते हो। वो सेंटिमेंट स्कोर देता है हमें। डिस्टिल बर्ट, रोबर्टा बर्ट, ऐसे मॉडल्स है, आगे जाके थोड़ा सा देख लेंगे हम उसके बारे में भी, या फिर मैं एक्सरसाइज दे दूंगा आपको, आपको यूज कर सकते हो ये मॉडल भी, बर्ट नाम का, BERT, गूगल ने तैयार किया हुआ मॉडल है ये। इस मॉडल से भी आप कर सकते हो ये एम्बेडिंग, सॉरी एम्बेडिंग्स नहीं, ग्राउंड ट्रूथ प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। अब ये है आपका डेटा। अब इस डेटा में क्या डिफरेंस है ये और ये ट्रेडिशनल डेटा में, तो यहाँ पे सिर्फ कॉर्पस है, अपने पास सिर्फ पैराग्राफ में लिखा हुआ डेटा है। अब जनरली हम क्या करते थे पहले, अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट कॉलम है टैबुलर डेटा में, तो जैसे CT नाम का एक कॉलम है, या फिर जेंडर नाम का कॉलम है, यहाँ पे मेल है फीमेल है, यहाँ पे मेल एंट्री है, तो हम क्या करते थे, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते थे। और नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक दो तीन वे है हमारे पास, राइट। वन हॉट एनकोडिंग यूज करें हम, वन हॉट एनकोडर, या फिर काउंट लेबल वेक्टराइजर। इंडेक्स, क्या और क्या? लेबल सॉरी, काउंट वेक्टराइजर नहीं, लेबल एनकोडिंग, राइट, लेबल एनकोडिंग। ऐसा अलग अलग आपके पास वे है, या फिर हार्ड कोड करो, एक वन फॉर फीमेल, टू फॉर मेल, या फिर वन हॉट एनकोडिंग करो, लेबल एनकोडिंग करो। ये कुछ वेज थे। बट यहाँ पे एक नंबर, फिर यहाँ पे दो नंबर, फिर से अगर फीमेल की एंट्री आई तो फिर से एक नंबर, ऐसा करके हम उसको असाइन करते थे। बट अब NLP में क्या होता है, NLP में तो कॉर्पस है हम अपने पास। अब कॉर्पस हर एक पैराग्राफ अलग अलग है, उसको 1 2 3 अगर ऐसे देते बैठेंगे हम, और मान के चलो कि 10,000 रिकॉर्ड है, तो हर एक रिकॉर्ड के लिए वो यूनिक नंबर असाइन करेगा, 1 2 3 4 अप टू 1000 करेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, फिर उसमें एक्यूरेसी भी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे वो चीज अलग है। यहाँ पे ऐसे ये वाला ऐसी एनकोडिंग नहीं करते हम। यहाँ पे भी नंबर्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है, बट एग्जैक्टली नंबर्स में नहीं कन्वर्ट किया जाता। यहाँ पे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। न्यूमेरिकल स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं हम, मैट्रिक्स फॉर्म, राइट। अब मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, तो एक सेंटेंस है अपने पास, आई एम राजेश, आई लव पाइथन। तो आई कितनी बार आया है, तो आई यहाँ पे 2 बार आया है। एम कितनी बार आया है, 1, राजेश 1, आई फिर से आ गया तो यहीं पे को काउंट हुआ, लव 1, पाइथन 1। इस टाइप कुछ मैट्रिक्स तैयार होता है। अब ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, ये अगर पैराग्राफ है तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स फॉर्म में। तो एग्जैक्टली ऐसी चीज नहीं करते हम यहाँ पे, वन हॉट एनकोडर लेबल नहीं करते हम, कुछ इस टाइप करते हैं। अब इसको बोलते हैं काउंट वेक्टराइजर। ये सिंपली क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है, काउंट वर्ड्स को कर रहा है, और ये मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है, ये मैट्रिक्स है अपना। और फिर इसको फिट करेंगे हम, ये काउंट वेक्टराइजर हो गया, TF-IDF, अभी आगे जाके बोलूंगा मैं क्या होता है ये। TF-IDF हो गया, बर्ट हो गया, ये अलग अलग एम्बेडिंग टेक्निक्स है। उसको इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्बेडिंग क्रिएट करना, एम्बेडिंग। ये जो टेक्स्ट है अपने पास, ये रिकॉर्ड है अपने पास, रिकॉर्ड का कन्वर्जन, ये कॉर्पस का कन्वर्जन, पैराग्राफ का कन्वर्जन नंबर्स में करने की जो भी एक प्रक्रिया है, राइट,
एक प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे एम्बेडिंग्स में क्रिएट करना, एम्बेडिंग्स क्रिएट करना उनकी, ये एम्बेडिंग है। अब एम्बेडिंग बेसिकली क्या होती है, ये मैट्रिक्स होती है। तो इसको बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को, ये जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम कॉर्पस का कन्वर्जन नंबर्स में, तो उसको बोलते हैं हम फीचर एक्सट्रैक्शन। हियर हम ये फीचर्स है अपने, ये फीचर, और ये एक पूरा बड़ा फीचर हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, तो इसको बोलेंगे हम फीचर एक्सट्रैक्शन, इस प्रोसेस को। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ काम आता है, इसका यूज केस क्या है, इसके काफी सारे यूज केस है। जैसे आपका एक प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है अमेजोन के ऊपर, और आपको रिव्यूज मिल रही है, और लाखों करोड़ों में रिव्यूज है उनकी, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि दो 10-12 रिव्यूज होते तो ठीक है कि कौन पॉजिटिव बोल रहा है, क्या निगेटिव है उसमें, वो सब कुछ पता चलता हमें। बट अगर लाखों करोड़ों में रिव्यूज आ रहे हैं आपके पास, तो हर एक सेंटिमेंट को एनालाइज करना उतना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे मॉडल बनाते हैं, फिर उसके ऊपर डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब ऐसा कोई, यहाँ पे देखो कि ये दो कॉलम्स है, एक है हमारा लेबल वाई वेरिएबल, एक है एक्स। एक्स क्या है, अपना पैराग्राफ है, रिव्यूज है उनके दिए हुए कस्टमर्स के, राइट। अगर मोबाइल आप बेच रहे हो ऑनलाइन, तो मोबाइल बैटरी लाइफ नॉट सो गुड, नॉट सो गुड, नॉट आया यहाँ पे, नॉट सो गुड। तो उस टाइप आप क्या करते हो, फिर यहाँ पे निगेटिव लेबल दे देते हो। एक बार आपके पास ऐसा ट्रेनिंग का डेटा आ गया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे, इस एक्स वेरिएबल को, ट्वीट बोलो इसको या फिर रिव्यूज बोलो, इस कॉलम को, इसको कन्वर्ट करोगे आप नंबर्स में। नंबर्स में कैसे, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा फीचर एक्सट्रैक्शन, राइट। अब ये नेक्स्ट स्टेप नहीं होता है एक्चुअली, काफी सारा डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है। यहाँ पे क्या क्या करते हैं हम, मैं बताता हूँ 2 मिनट में। बट अब नया टेबल जो तैयार होगा फीचर्स का, राइट, फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद, ये होगा आपका ये रिव्यूज, और रिव्यूज में होगा ये ऐसे मैट्रिक्स होगा, 1 2 1 0 0 1, इस टाइप होगा वो। और यहाँ पे लेबल तो है ही। तो ये फाइनल टेबल है आपका। अब ऐसे जो बना हुआ टेबल है, वो आप यहाँ पे अब एल्गोरिदम फिट करते हो। आप कोई भी एल्गोरिदम ट्रेडिशनल करो फिट, जैसे लॉजिस्टिक है, अगर पॉजिटिव और निगेटिव सेंटीमेंट है, मल्टी क्लास है तो डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट वगैरह है। जो भी आपको एल्गोरिदम यूज करना है, वो आप अब यहाँ से कर सकते हो, यहाँ इसके बाद कर सकते हो। अब इसके बाद की प्रोसेस सेम है जो आपने मशीन लर्निंग में पढ़ी। यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस पूरी अलग है, डिफरेंट है। आप अगर देखोगे तो वहाँ पे अलग ही डेटा प्रोसेसिंग और फाइनल टेबल हम अलग सा करते थे। वहाँ पे जो यूज होता था वो डेटा क्लीनिंग में क्या क्या यूज होता था, तो डेटा नॉर्मलाइज करना, राइट, मिसिंग वैल्यू ट्रीट करना, और स्केलिंग करना, स्केलिंग करना, डिटेक्शन। इसी को नॉर्मलाइज, बट हाँ, राइट, स्केलिंग करना, जो भी है ये प्रोसेस आप यहाँ वहां पे यूज करते थे। यहाँ पे ऐसी प्रोसेस है क्या, कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसी ऐसी तो ये वाली तो प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे अलग है, मैं आपको बता दूंगा वो भी। बट एटलीस्ट ये प्रोसेस नहीं फॉलो की जाती। अब आप बोलोगे कि फिर कैसे फॉलो किया जाता है, इससे पहले, ये फीचर एक्सट्रैक्शन स्टेप से पहले इसको क्लीन करना पड़ता है डेटा को। अब ये क्लीन कैसे करोगे आप, तो उसकी भी 4-5 प्रोसीजर, मतलब 4-5 स्टेप में हम क्लीन करते हैं। अब पहली स्टेप क्या होती है, यहाँ पे सारे लेटर्स को लोअर लेटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि अपने पास जो डेटा आता है वो क्लीन नहीं होता है। कुछ टाइटल केस होंगे, अगर दो इज यूज किए हैं, तो पहला इज आई कैपिटल होगा, दूसरा इज का अगर आई स्मॉल होगा, तो ये अलग अलग वर्ड्स कंसिडर करेगा वो अपना काउंट वेक्टराइजर। क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हमें पता है। अगर आप उसके ऊपर काउंट वेक्टराइजर यूज करोगे, तो ये इज अलग बोलेगा, ये इज अलग बोलेगा, और इन इन दोनों को एक एक नंबर असाइन करेगा। ये एक बार आया है, ये एक बार आया है। एक्चुअली ऐसी बात है नहीं, ये इज 2 बार आया है। तो उसने क्या करना चाहिए, अगर यहाँ पे 1 2 1 1 0 ऐसा कुछ बन रहा है, तो ये 1 1 इन दोनों के लिए है। तो यहाँ पे अब ये कन्वर्ट होगा 1 2, जस्ट 2 और 0 में। अब ये मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये दोनों सेम ही है वर्ड्स, ये अलग अलग वर्ड्स नहीं है, तो इनका अलग अलग
ये नंबर्स नहीं तैयार होने चाहिए। तो इसके लिए हम सारे लेटर्स को लोअर लेटर में पहले तो कन्वर्ट करके लेते हैं। फिर आता है आपका रिमूव, पंक्चुएशन रिमूवल स्टेप। अब ये क्या होता है, पंक्चुएशन अगर ऐड किया आपने तो पंक्चुएशन को भी एक नंबर अलॉट करता है वो, और ये मैट्रिक्स लंबा बनते जाता है। फिर अगर मैट्रिक्स लंबा बनते जाता है तो आपका प्रोसेसिंग के लिए फिर आपको समय लगेगा ज्यादा, प्रोसेसिंग हेवी टास्क बन जाएगा वो। इतने सारे अननेसेसरी अगर पंक्चुएशंस वगैरह सारे को आप नंबर असाइन कर रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, फिर टाइम कंज्यूम करेगा। हो सकता है कि मोर और लेस एक्यूरेसी ठीक ठाक मिले हमें, सेम सिमिलर मिले, बट कॉम्प्यूटेशनली वो एक्सपेंसिव हो। इसके लिए हमें वो पंक्चुएशन रिमूव करने हैं। पंक्चुएशन, कॉमा है, डॉट है, ये सारे पंक्चुएशन हमें रिमूव करने हैं। फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, वो भी रिमूव करने हैं हमें। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @ है, यहाँ पे रिव्यूज में बोला है कि वॉरेन बफे जो भी है उनका राइट ओनर वगैरह, मालिक का कभी कभी वो नाम लिख देते हैं यहाँ पे, तो @ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिखो काफी है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह भी हम निकाल देते हैं डेटा क्लीनिंग में यहाँ पे। स्पेशल कैरेक्टर्स हट गए, और क्या करते हैं हम, रिपीटेड वर्ड्स को रिमूव करते हैं ऐसा? हाँ, सिनोनिम वर्ड को एक ही वर्ड में करेंगे ऐसा? हाँ, उसके बाद टोकनाइजेशन। बट हाँ, टोकनाइजेशन के भी पहले हम क्या करते हैं, सिनोनिम्स को रिमूव करना, या फिर नहीं, रिमूव नहीं करते एक्चुअली, हम उनको मल्टीपल को एक ही लेंगे। लेमोटाइजेशन या स्टेमिंग करते हैं। अब स्टेमिंग और लेमोटाइजेशन में डिफरेंस क्या है, अगर मेरे पास कोई ऐसे वर्ड्स आए हैं जैसे प्लेइंग है, अब ये सेम सिमिलर वर्ड्स है राइट, प्लेइंग, प्लेड है, प्ले है, तो ये सारे का मीनिंग सेम ही है लगभग लगभग, तो प्ले ही है। तो हम इस टाइप की डायमेंशंस रिड्यूस करते हैं, ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक्स है इसमें जो यूज की जाती है। अब ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये तीनों वर्ड्स को सेम ही वर्ड बना रहे हैं, इन तीनों वर्ड का। अब सिर्फ टेक्निक अलग अलग है। स्टेमिंग क्या करती है, तो यहाँ पे जो भी एक लास्ट सफिक्स हमें मिला है उसको रिमूव करती है स्टेमिंग। और लेमटाइजेशन क्या करता है, लेमा मतलब रूट, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ड, तो रूट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ये सिर्फ टेम करता है, मतलब लास्ट का कुछ हिस्सा कट कर देता है, फिर वो मीनिंगफुल रहे वर्ड या ना रहे। जैसे अगर रिस्पॉन्स वर्ड है मेरे पास, तो रिस्पॉन्स का ई कट कर देगा वो, तो इसका तो कोई मतलब इंग्लिश में नहीं बनता फिर, RESPONS का। ये स्लाइड डिफरेंस है फिर स्टेमिंग में और लेमटाइजेशन में। लेमटाइजेशन एग्जैक्ट रूट फॉर्म ऑफ वर्ड पे लेके आता है हमें, और उसमें कन्वर्ट कर देता है कोई भी वर्ड को। जैसे ये प्लेइंग प्ले बन गया, प्लेड भी प्ले बन गया, और प्ले तो प्ले है ही। तो ये लेमटाइजेशन मोस्ट एक्यूरेट वे है। बट उससे पहले जो टेक्निक थी वो स्टेमिंग थी। स्टेमिंग में लोग क्या करते थे, इस टाइप स्टेम करते थे, लास्ट का कुछ हिस्सा कट करते थे, जो कि काम का नहीं होता था। तो उससे भी डायमेंशनलिटी रिड्यूस होती है, और ये भी डेटा क्लीनिंग की एक स्टेप है। और उसके बाद फिर आता है टोकनाइजेशन। बस ये 3-4 ही स्टेप है, ये 4-5 स्टेप हम चौथी स्टेप एक बार बता दीजिए। क्या क्या बोले सुशांत, फिर से एक बार पूछो। चौथी स्टेप, चौथी स्टेप टोकनाइजेशन। टोकन। हाँ, टोकनाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर ऐसे कोई वर्ड्स है राइट हमारे कॉर्पस में, जैसे आई एम राजेश है, तो ये क्या करेगा, हर वर्ड का एक टोकन तैयार करेगा। तो ये टोकन है आई, बाद में एक टोकन आ गया एम, और ये एक टोकन आ गया राजेश। ये 3 टोकन में वो कन्वर्ट कर देता है, तो टोकन्स मिलते हैं हमें, और ये टोकन सेव भी होते हैं।
अब ये मैं क्या करता हूँ, रियल टाइम एग्जांपल से आपको ये समझाता हूँ कि टोकन्स सेव कैसे होते हैं, टोकन्स का यूज कैसे होता है, वो सारी चीजें। चलो अब मैं एग्जांपल जो क्विजिन वाला दिया था मैंने, वही सेम एग्जांपल में यहाँ पे भी लेता हूँ, क्विजिन कोड क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं। कुछ वेरिएबल्स क्या है, तो रेस्टोरेंट का नाम है मेरे पास, उसका एड्रेस है मेरे पास रेस्टोरेंट का, यहाँ पे लैटिट्यूड है, यहाँ पे लॉन्जिट्यूड है, यहाँ पे उसकी सिटी है, यहाँ पे उसकी कंट्री है। ऐसे अलग अलग कॉलम्स है। और जो टारगेट वेरिएबल है अपना, वो कॉलम है क्विजिन, क्विजिन कोड। अब एक रेस्टोरेंट है, राइट, कैथीज रेस्टोरेंट या फिर डोमिनोज पिज्जा, उसका एड्रेस, ये बड़ा लंबा सा एड्रेस कुछ लिखा हुआ है, उसका लैटिट्यूड है, लॉन्जिट्यूड है, सिटी है, न्यूयॉर्क वगैरह जो भी है, राइट, ये सारे कंट्री है उसकी, यूएस। और क्विजिन यहाँ पे जो मिलता है, यहाँ पे अमेरिकन मिलता है और मैक्सिकन मिलता है। अब यहाँ पे मल्टी लेवल है, ये प्रॉब्लम, एक लेवल नहीं है, एक पे एक रिकॉर्ड के ऊपर मल्टीपल लेवल्स है, मैक्सिको भी है, क्विजिन अमेरिकन भी है। डोमिनोज पिज्जा में पिज्जा भी है, क्विजिन मिलता है, बर्गर भी मिलता है, बर्गर भी एक अलग क्लास है, वो भी मिलता है। तो अब यहाँ पे हमें डेटा प्रोसेस कैसे करना चाहिए। आप जब काउंट वेक्टराइजर या फिर जो भी अपना फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज करते हो यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसे फैसिलिटी नहीं होती कि हर एक कॉलम के ऊपर आप काउंट वेक्टराइजर फिट कर रहे हो और सारे कॉलम्स कंबाइन करके फिर वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हो, नहीं नहीं कर सकते आप आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी कॉलम्स आपको लेने हैं वो कॉन्काटिनेट करके लेने पड़ेंगे और एक ही कॉलम तैयार करना पड़ेगा। हमने क्या किया फिर तैयार, डिटेल्ड रेस्टोरेंट एड्रेस, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे क्या आता है, ये पूरा कॉन्काटिनेशन होगा। तो यहाँ पे आएगा कैथी, पहला रिकॉर्ड कैथी रेस्टोरेंट कोमा एड्रेस उसका, राइट, उसके बाद कोमा या फिर आप स्पेस दे दो सिर्फ, उसका लैटिट्यूड, उसका लॉन्जिट्यूड, उसकी सिटी और उसकी कंट्री। अब ये बन गया आपका एक कॉर्पस, राइट, एक पैराग्राफ टाइप फीचर। और एक ही कॉलम है ये अलग अलग कॉलम नहीं है। अब ये एक ही कॉलम में स्पेस से हमने सब कुछ जोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये अलग अलग हम कॉलम के ऊपर काउंट वेक्टराइजर फिट करके वो एक ही करके वो नहीं कर सकते, ऐसा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम बिल्ड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये सारे कॉलम्स को जितने भी रिक्वायर्ड है, आप पहले तो देखोगे कि कौन कौन से रिक्वायर्ड है और फिर यहाँ पे वो कॉन्काटिनेट करोगे सिंपली। अब ये एक्स कॉलम हो गया अपना पूरा और ये वाई कॉलम हो गया क्विजिन नाम का। ये एक्स और ये वाई। अब ये होने के बाद इसको आप कन्वर्ट करोगे और ये सारा डेटा प्रोसेसिंग करोगे। आप डेटा क्लीनिंग में क्या करोगे, आप रिमूव लोअर कैरेक्टर में सारा कन्वर्ट करोगे ये इस डेटा को। फिर आप पंक्चुएशन मार्क्स अगर है तो रिमूव करोगे। अब नंबर्स में यहाँ पे रिमूव नहीं करता, क्योंकि नंबर्स एक्चुअली मेरे काम के है ऐसा लगता है मुझे। तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के नंबर्स ये यहाँ पे ये पंक्चुएशन और नंबर्स रिमूव नहीं करूंगा, तो मैं यही यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सिर्फ पंक्चुएशन अगर है तो निकाल रहा हूँ, स्पेशल कैरेक्टर्स है कुछ तो निकाल रहा हूँ, और लोअर तो हो गया। और उसके बाद में टोकन्स क्रिएट करता हूँ। अब टोकन्स क्रिएट करने के बाद ये हर एक नाम का एक एक टोकन तैयार होगा। अब क्या थी एक टोकन है, रेस्टोरेंट एक टोकन है। अब ये टोकन
जब मैं ये काउंट वेक्टराइजर या टोकनाइजर में डाल देता हूँ उसको, काउंट वेक्टराइजर में, ये फीचर एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है, राइट, काउंट वेक्टराइजर जो कन्वर्ट करती है अब इसको इनटू नंबर्स, दैट्स इट। अब ये नंबर्स ऐसे कुछ तैयार होंगे। अब ये बड़ा सा एक हमारे पास राइट न्यूमेरिकल मैट्रिक्स तैयार होगा। अगर एक ही बार नंबर आया तो 0 असाइन करता है। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 1 असाइन किया था पहले वाले एग्जांपल में, बट अगर सिर्फ एक बार आया है कोई नंबर तो उसको 0 असाइन कर देता है वो काउंट वेक्टराइजर। इंटरनली उन्होंने ऐसे वैसे कोडिंग लिखी होती है। तो ऐसे कुछ स्पार्स मैट्रिक्स बनता है, 1 0 0 1 2 3 1 ऐसा करके लंबा सा एक मैट्रिक्स मिलेगा जो कि इसका कन्वर्जन होगा, इस टोकन का कन्वर्जन। कैथी एक ही बार आया है, कैथी नाम तो 1, रेस्टोरेंट एक ही बार आया है तो या फिर कैथी 2 बार आया है तो 2, रेस्टोरेंट एक बार आया है तो 0, और एक वर्ड है वो भी एक ही बार आया है तो 0, ऐसे करके हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा। अब ये टोकन्स इंटरनली सेव होते हैं काउंट वेक्टराइजर में, क्योंकि काउंट वेक्टराइजर भी एक वन सॉर्ट ऑफ एल्गोरिदम है। अब ये सिर्फ कन्वर्ट करता है टोकन्स को नंबर्स में। अभी इसमें सारे टोकन्स ऑलरेडी सेव हुए होते हैं काउंट वेक्टराइजर में। अब नया जब भी एक आध रिकॉर्ड आता है तो वो क्या करता है, इस टोकन में पहले से वो सीखा हुआ होता है इस टोकन के ऊपर, तो फिर से उसको जो भी नया रिकॉर्ड है उसको कन्वर्ट करता है एक तो पहले ये इस टोकन में। अगर और मॉडल क्या देखता है कि पहले से ये टोकन मौजूद है क्या हमारे डेटा में, और सिमिलर जितने मतलब टोकन्स अवेलेबल है उसमें से मोस्ट मैचिंग टोकन्स कौन से है, कौन से रिकॉर्ड के ऊपर है, और उसका क्विजिन कौन सा है, तो वो क्विजिन नया जो भी अपना रिकॉर्ड इन्फ्रेंस के लिए आया है उसको असाइन कर देगा। फिर टोकन्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। टोकन्स हम सेव करते हैं। टोकन सेव करना मतलब ये टोकनाइजर को सेव करना, इसको भी सेव करना पड़ता है। जैसे मॉडल को सेव करना पड़ता है वैसे टोकनाइजर को भी हमें सेव करना पड़ता है। अब टोकनाइजर को सेव करते हैं मतलब क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास अब एक स्टेटमेंट है आई एम राजेश, उसके टोकन्स हो गए, उसका नंबर में कन्वर्जन हो गया 1 1 1, एक ही बार आया है। एग्जैक्टली काउंट वेक्टराइजर 0 0 0 में करता है कन्वर्ट, 1 1 1 में नहीं 0। बट फॉर सिंप्लिसिटी में क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आने के लिए, ये इंट्यूटिवली सिर्फ एक लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये एक बार आया, एक बार आया, एक बार आया। तो ये सारे अब ये कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंट वेक्टराइजर यूज करना पड़ेगा। ये समझ लो कि एक मॉडल है काउंट वेक्टराइजर काउंट वेक्टराइजर डॉट फिट क्या करोगे, एक्स करोगे, जो एक्स मेरा ये है। अब ये कन्वर्ट होने के बाद इसको तो पता है कि क्या मैंने कन्वर्ट किया है, तो यही सेम काउंट वेक्टराइजर जब मेरे पास नया डेटा आता है आई एम सुशांत, तो ये क्या करता है, उसके पास पहले से ही टोकन होते हैं कुछ, ये 2 टोकन है, ये दो टोकन मैच हो गए। तो ये सेम काउंट वेक्टराइजर इन्फ्रेंस के लिए भी लगता है। इन्फ्रेंस के लिए ऐसा नहीं है कि आप नया इनिशिएट करो, फिर वो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन सेव की हुई है सारे रिकॉर्ड्स की ऐसे। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आई एम राजेश और मेल एज अ वाई वेरिएबल, और नया डेटा आ गया, तो क्या करेगा फिर, ये 2 नाम देखेगा, आई एम, ये 2 मैच हो रहे हैं, तो इसको भी क्या करेगा, वो मेल डिक्लेयर कर देगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आई एम से कोई मेल और फीमेल नहीं होता है, बट जितने टोकन्स मैच हो रहे हैं वो देखेगा यहाँ पे। और कौन देखेगा, अब ये कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, और हमारा मॉडल फिल बोलेगा कि हाँ ये यहाँ के ये 2 वर्ड सेम है, यहाँ के भी ये 2 वर्ड सेम है, इसका क्लास मेल है तो इसका भी क्लास में मेल ही असाइन करता हूँ। तो कुछ इस टाइप होता है। तो हमें एक मॉडल भी चाहिए, मॉडल के साथ ये कैसे, ये वेक्टराइजर भी चाहिए जो कि वेक्टर्स में हमारा डेटा वेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा, स्पार्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेगा। ये स्पार्स मैट्रिक्स है। तो स्पार्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में ये 1 1 1 में नहीं कन्वर्ट करता, ये 0 0 0 में या फिर इस टाइप कन्वर्ट करेगा।
और इससे बनता है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ऐसा स्पार्स मैट्रिक्स। उसमें काफी सारे जीरोज होते हैं, काफी सारे जीरोज और काफी लंबा मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्पार्स। स्पार्सिटी ज्यादा है, स्पार्सिटी मतलब नंबर्स कम है, सारे जीरोज हैं, तो स्पार्स मैट्रिक्स, स्पार्स बोलते हैं इसको। न्यूमेरिकल, ये नंबर्स में है तो न्यूमेरिकल स्पार्स मैट्रिक्स। तो स्टेप क्या है फिर डेटा क्लीनिंग की? एनएलपी के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, एनएलपी के टोकनाइजेशन थी। हाँ, लोअर लेटर, हाँ स्पेशल कैरेक्टर्स रिमूवल, देन लेमेटाइजेशन एंड देन फाइनली टोकनाइजेशन। ये होने के बाद हम वी extract the features with the help of different feature extraction techniques like count vectorizer or TF-IDF vectorizer or BERT model, and then we fit machine learning model, right? अब स्टेप कैसे है फिर एनएलपी में? एनएलपी आप रिक्वायर्ड डेटा को रिक्वायर्ड कॉलम में, एक ही कॉलम में ये करो, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्स होता है और वाई मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि मल्टी लेवल में मल्टीपल वाई हो सकते हैं, और एक्स एक्स एक ही होगा, अब एक ही कॉलम होगा। अगर एक नहीं है तो कॉन्काटिनेट करके एक करना पड़ेगा आपको। एक एक्स है सिर्फ और एक वाई है। अब ये ऐसे रिक्वायर्ड फॉर्मेट में अगर आपने एक बार डेटा आपने लिया तो फिर उसके बाद आप करोगे डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग, अब डेटा क्लीनिंग की स्टेप्स आपको पता है। उसके बाद करोगे फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन, अब फीचर एक्सट्रैक्शन में कौन कौन सी टेक्निक आती है? एक आती है आपकी काउंट वेक्टराइजर, सिंपली वो काउंट कर रहा है वर्ड्स को और मैट्रिक्स बना रहा है, काउंट वेक्टराइजर। दूसरी क्या आती है? TF-IDF। TF-IDF वेक्टराइजर क्या करता है? टर्न फ्रीक्वेंसी इनवर्ड डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, उसका एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके वो आंसर दे देता है। बट ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स को थोड़ा सा पिनलाइज करने की कोशिश करता है यहाँ पे। मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब क्या? कभी कभी ऐसे आते हैं वर्ड्स कि आई एम राजेश, आई एम लर्निंग डेटा साइंस। अब ये क्या करता है काउंट वेक्टराइजर? जो भी फ्रीक्वेंट वर्ड्स है उसको हायर वेटेज दे देता है। आई को 2 बार बोलेगा, या एम को 2 बार बोलेगा, राजेश एक बार, लर्न एक बार, डेटा एक बार, साइंस एक बार। तो हो क्या रहा है? अननेसेसरी वर्ड्स को ये ज्यादा वेटेज दे रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स को। तो अगर आपको इसको पिनलाइज करना है तो आप इसको फिर यूज करो, TF-IDF वेक्टराइजर को। अब आगे जाके देखेंगे हम एग्जैक्ट डिफरेंस और सारे फार्मूला। आज तो ऊपर से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस टाइप थोड़ा थोड़ा ये अलग अलग वर्किंग है इसकी वर्किंग अलग है। अब और एक आता है इसमें डेटा क्लीनिंग में, जो मैं स्टेप भूल गया, वो है आपका स्टॉप वर्ड्स रिमूवल। स्टॉप वर्ड्स रिमूवल प्रोसेस। एक बार आपने लोअर लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया, पंक्चुएशन रिमूव किए, लेमेटाइजेशन कर दिया, टोकनाइजेशन से पहले सिर्फ अब क्या करो? स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करो। अब आप बोलोगे कि ये स्टॉप वर्ड्स होता क्या है? स्टॉप वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कोई मतलब नहीं बनता अगर वो डेटा में है, जैसे आई है, एम है, द है। अब डेटा में तो बार बार रिपीट होगा, द वर्ड, आई वर्ड, एम वर्ड, राइट, इज वर्ड, देयर। ऐसे एक लिस्ट बनाई है उन्होंने, एनएलटी की लाइब्रेरी वालों ने, और वहां पे ये लिस्ट ऑलरेडी है उनके पास। अपने को ऐसे देख के रिमूव करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ स्टॉप वर्ड्स डाउनलोड करने हैं और ये कोड यूज करना है, जिससे क्या होता है कि उनके लिस्ट में जो भी वर्ड्स है, अगर मेरे कॉर्पस में भी ये एक्स में भी अगर ये शब्द आ गए तो उसको क्या करो? रिमूव कर दो, ताकि टोकन्स कम बने और मेरा वो ये जो न्यूमेरिकल मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा छोटा बने। ये अननेसेसरी वर्ड्स है, और काउंट वेक्टराइजर यूज किया तो इन अननेसेसरी वर्ड्स को ज्यादा वेटेज असाइन होगा, ज्यादा बड़ा नंबर असाइन होगा। तो हम क्या करेंगे? फिर इसको रिमूव ही करेंगे। ये स्टेप कब आती है?
ये स्टेप आती है अब इस टोकनाइजेशन से पहले, मतलब पहली स्टेप अपनी है लोअर लेटर, दूसरी पंक्चुएशन रिमूवल, तीसरी स्पेशल कैरेक्टर रिमूवल, चौथी लेमटाइजेशन, फिफ्थ स्टेप आएगी स्टॉप वर्ड्स रिमूवल, और लास्ट में आता है टोकनाइजेशन। फिर उनका टोकन्स क्रिएट करते हैं हम। टोकनाइजेशन के बाद सीधा आप फिर काउंट वेक्टराइजर, TF-IDF वेक्टराइजर, वेक्टराइजर टेक्निक्स यूज कर सकते हो, मतलब फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देख, और उसके बाद फिर मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इवैल्यूएशन, मॉडल वैलिडेशन, सारी प्रोसीजर बाकी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। मॉडल इवैल्यू, और ये सबसे सिंपल होता है इसको बनाना, NLP मॉडल्स को बनाना। टैबुलर में काफी कुछ मगजमारी करनी पड़ती है, बट यहाँ पे उतनी नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे सिर्फ इतना, ये स्टेप्स है, उसका भी कोड मिल जाता है सब जगह पे। इवन ChatGPT से पूछो डेटा क्लीन करना है, मेरे पास ऐसा ऐसा कॉलम है, ये EX कॉलम है, सब डेटा क्लीन करके मुझे दे दो, एक ही कोड में वो सब कुछ दे देगा आपको। दैट्स इट, आपको ये यूज करना है। और एक बार वो हो गया तो फिर फीचर एक्सट्रैक्शन करके x इक्वल्स टू काउंट वेक्टराइजर डॉट फिट x करना है। ये x, ये वाला, ये कॉलम, जो भी आपका कॉलम का नाम है वो दे दो यहाँ पे। दैट्स इट, ये फीचर एक्सट्रैक्शन की स्टेप इतनी सिंपल है। ये x, आपको x एग्जैक्टली x मिल गया। अब x के बाद आप क्या करो, x ट्रेन, y ट्रेन, x टेस्ट, y टेस्ट, जो भी करना है यहाँ पे करते जाओ। x तो मिल गया, y अपने पास है, y को तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। फिर मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इवैल्यूएशन, वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट, जहाँ चाहिए वहाँ वो सब कुछ कर दो। और डिप्लॉयमेंट करने के बाद फिर से अगर नया कुछ वर्ड आता है, जैसे मैंने बोला कि आई एम सुशांति, एक नया शब्द आ गया इंस्टेड ऑफ, और आपको फिर इसको भी सेम वे में प्रोसेस करना है। ये भी नया डेटा, इन्फ्रेंस डेटा क्या होगा, फिर सेम वे में उसकी डेटा क्लीनिंग होगी। यहाँ पे भी डेटा क्लीनिंग होगी, डेटा क्लीनिंग के सारे स्टेप्स हम ले लेंगे यहाँ पे भी। इसके बाद एक 2 मिनट दे दो मुझे। चलो, सॉरी, चलिए हम इन्फ्रेंस डेटा देख रहे थे, राइट। इन्फ्रेंस मतलब एक नया अनफोर्सिन डेटा आ गया मेरे मॉडल ट्रेनिंग होने के बाद, और हमें उसके ऊपर इन्फ्रेंस निकालना है अब कि ये मेल है कि फीमेल है, ये फाइंड आउट करना है। अभी इन्फ्रेंस डेटा अगर आ गया मेरे पास तो यहाँ पे सेम होगा, डेटा क्लीनिंग होगा,
राइट। उसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन होगा। आप फीचर एक्सट्रैक्शन करने के लिए सेम हम काउंट वेक्टराइजर यूज करेंगे, ये सेव किया होता है हमने। टोकनाइजर की पिकल फाइल सेव की होती है, और मॉडल की भी फिर पिकल फाइल होती है हमारे पास। तो फीचर एक्सट्रैक्शन हम इसी को इंपोर्ट करके करेंगे, मॉडल से इन्फरेंस निकालेंगे। मॉडल की भी एक पिकल फाइल होती है, उससे इन्फरेंस निकालेंगे। तो ये फिर से वो प्रोसेस करनी पड़ती है। जैसे एक आध रिव्यू आ गया अब नया हमारे पास, रिव्यूज है और उसका सेंटिमेंट है। रिव्यूज के ऊपर आप मॉडल ट्रेन करोगे पूरा, सेंटिमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अगर नया एक आध रिव्यू आ गया, एक आध कस्टमर ने रिव्यू दे दिया, तो हमारा मॉडल वो पूरा प्री प्रोसेसिंग करता है, फिर से उसको सेंटिमेंट असाइन कर देता है। अब फिर से रिट्रेन वगैरह करने की जरूरत है क्या? नहीं है। एक आध उसने लिख दिया कुछ हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो उसका ये पॉजिटिव है या निगेटिव रिव्यू है आपको पता चल जाएगा। तो एक सॉल्यूशन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बाकी काफ़ी सारे सॉल्यूशन है, राइट। आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे रिव्यूज तो मिला है, सिर्फ सेंटिमेंट देख के भी सब कुछ नहीं एनालाइज आप करते, या फिर सब कुछ नहीं पता लगा सकते कि ठीक है निगेटिव है बट क्यों है निगेटिव, पॉजिटिव है क्यों है पॉजिटिव। फिर आप करोगे टॉपिक मॉडलिंग। टॉपिक मॉडलिंग क्या होती है ये भी हम देखेंगे आगे जाके एनएलपी में। टॉपिक मॉडलिंग होती है कि इसमें सारे अगर रिव्यूज है मेरे पास, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक निकल के सामने आ रहे हैं। तो मेरा एक मोबाइल है, राइट, मोबाइल में बेचता हूँ, तो मोबाइल की कंपनी है अपनी। तो यहाँ पे बैटरी लाइफ के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो बैटरी लाइफ एक टॉपिक हो गया उसका। ये मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड्स जो भी जितने आते हैं, उसका एक आपको ऐसे टोकन्स बना के दे देता है। फिर टोकन्स देख के आपको समझना है कि अरे हाँ इट बिलोंग्स टू, तो ये सारे लोग बैटरी लाइफ के बारे में बोल रहे हैं, तो बैटरी लाइफ एक चल रहा है यहाँ पे, राइट। और कोई एक आध टॉपिक है, जैसे कैमरा है, डिस्प्ले साइज है, ऐसे करके वो टॉपिक्स आ जाएंगे। उससे भी आपको पता चलेगा कि लोग कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और उन टॉपिक के बारे में उनकी क्या फीडबैक है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, राइट। ये सब टॉपिक मॉडलिंग में, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आप डिजाइन कर सकते हो ऐसे। एक तो सेंटिमेंट भी पता चलेगा कि पॉजिटिव है निगेटिव है, तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के लिए फिर क्या क्या लोग टॉपिक उठा रहे हैं, पॉजिटिव क्या बोल रहे हैं, बैटरी लाइफ पॉजिटिव है, कैमरा पॉजिटिव है, निगेटिव बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, निगेटिव क्या है उसमें। तो इसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक मॉडलिंग कर सकते हो, और एक सॉल्यूशन फिर आप प्रोवाइड कर सकते हो, राइट, एज ए डेटा साइंटिस्ट। हाँ ऐसा कुछ आप बना बना दोगे तो कस्टमर्स के सेंटिमेंट एंड टू एंड ट्रैक कर सकते हो। या फिर उसके बाद वो जो भी डिसाइड करेंगे, राइट, कि कैसे इसको इम्प्रूव करना है, कैसे क्या स्टेप्स लेने से धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो रहा है। धीरे धीरे पॉजिटिव रेटिंग्स बढ़ रही है, अब निगेटिव रेटिंग्स घट रही है, ये भी हम एनालाइज कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, राइट, मशीन लर्निंग से। चलो अभी तक जितना भी मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया, अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? सर एक पूछना था। ये तो प्री प्रोसेसिंग तो समझ में आ गया, बाद में मॉडल हमारे ऊपर रहता है कि कौन सा यूज करना है, क्या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग कुछ भी यूज कर सकते राइट है, राइट, अपने अपने ऊपर है वो। अब एक बार आपने डेटा बना दिया, रिक्वायर फॉर्मेट में ला दिया, एक फाइनल टेबल, राइट, आपके पास आ गया एक्स और वाई का। तो आपके हिसाब से फिर आप मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम उसके ऊपर फिट करो, डीप लर्निंग का करो, या फिर सीधा बर्ट ही यूज करो। प्री ट्रेन है इसलिए आसानी से हो जाता ट्रेंड है। है तो बर्ट ही यूज करो, जो जो एल्गोरिदम आप यूज करना चाहोगे। देखो कि एक्यूरेसी किसके ऊपर ज्यादा अच्छी आ रही है, और उस हिसाब से जैसे मशीन लर्निंग में करते थे सेम डीप लर्निंग में भी करना है। क्लियर है सर, थैंक यू। हाँ
सिर्फ फीचर एक्सट्रैक्शंस तक की स्टेप्स अलग है यहाँ पे, बाकी सारी सेम है। डेटा की स्प्लिटिंग सेम वे से करते हो आप, ट्रेन टेस्ट डेटा, मॉडल फिट डॉट मॉडल प्रेडिक्ट, टेस्टिंग भी सेम वे से करते हो। और यहाँ पे मोस्टली क्लासिफिकेशन के ये प्रॉब्लम्स है। एनएलपी में सारे लगभग क्लासिफिकेशन के ही प्रॉब्लम आते हैं, तो क्लासिफिकेशन के जो भी मैट्रिक्स है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, वो सब कुछ वैसे ही यूज करोगे जो आप क्लासिफिकेशन, नॉर्मल क्लासिफिकेशन टास्क करते थे टैबुलर डेटा के ऊपर, राइट। और किसी को डाउट? अजय, वेद? नहीं सर, नहीं सर। ऑल क्लियर, राइट? यस सर, क्लियर है। गुड गुड। तो अब ये हम क्यों यूज करते हैं ये सब कुछ? क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, उनको सिर्फ नंबर्स समझ में आते हैं। तो नंबर्स में तो कन्वर्ट करना है, तो नंबर्स में तो ऐसा नहीं कन्वर्ट कर सकते हो कि डायरेक्टली आपने 1 2 3 4 जैसे आप लेबल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग में करते हो, वैसा तो नहीं करोगे। आपने अभी देखा कि उसके निगेटिव्स क्या है, ड्रॉबैक क्या है। उस वजह से यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स यूज करते हैं हम, और ना मैट्रिक्स बनाते हैं नंबर्स का, राइट। और ये सब कुछ करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज अब हमारे पास है। अब हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज यूज नहीं करते, हम एक तो एनएलटीके यूज करते हैं या स्पेसी यूज करते हैं। मोस्टली ये दो लाइब्रेरीज यूज होती है रियल टाइम में, प्रोडक्शन में, एक तो एनएलटीके और दूसरा स्पेसी। बाकी कुछ नहीं होता है यूज। टेक्स्ट एसी और न्यूरल कोरेफ वगैरह कुछ नहीं, हम तो यूज नहीं करते। बट आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो आप कर सकते हो इन दोनों लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर। अब यहाँ पे कुछ यूज केस मेंशन किए हैं। NLP enables recognition and prediction of disease based on electronic health records and patient's own speech. This capability is being explored in health conditions that go from cardiovascular disease to depression and even schizophrenia. For example, Amazon Comprehend Medical is a service that uses NLP to extract disease conditions, medications, and treatment outcomes from patient notes, clinical trial reports, and other electronic health records. अब ये फिर से पढ़ो आप, मैं आपको एक रियल टाइम यूज केस बताता हूँ इसके अराउंड। राइट, अब एक यूज केस कैसे बना सकते हो आप? यहाँ पे एक कोई पेशेंट है, पेशेंट का डिसीज क्लासिफिकेशन करना है, एग्जैक्ट कौन सा डिसीज है। और काफी सिंपल यूज केस है उसको। ये सिर्फ डेंटिस्ट्री में काम आता है, डेंटिस्ट लोग। तो टूथ डिसीज है, टूथ डिसीज, ये सिंपल है, सिंपल यूज केस, राइट। अब पेशेंट नया जब आता है तो ये क्या करता है पेशेंट, कोई भी एक पेशेंट, राइट। तो यहाँ पे वो लिखता है कि मुझे एग्जैक्ट हो क्या रहा है। माय लास्ट टीथ इज डिकेइंग, जो भी उसको हो रहा है, और ऐसा कुछ वो टेक्स्ट दे देगा।
उसके ऊपर आप क्या करोगे, उसका डिसीज फाइंड आउट करोगे कि इसको हो क्या रहा है, ये डिसीज है, डिसीज के लिए है। प्लस और एक एल्गोरिदम यूज करोगे आप इमेज का, उसको बोलोगे कि इमेज आप क्या करो, आप इमेज भेजो, तो ये टूथ की एक इमेज भेजेगा, यहाँ पे डिकेइंग शुरू हो रहा है, ऐसी कुछ इमेज भेजेगा वो, उससे आइडेंटिफाई करो कि उसका डिसीज कौन सा है। अब ये अगर मैच हो रहा है, इसका आउटपुट और इसका आउटपुट मैच हो रहा है, तो आप उसको एक फाइनल रिकमेंडेशन दे दो कि हमें लगता है कि आपको ये डिसीज है, आपको ये करना चाहिए, और ये सीरियस है कि नॉन सीरियस कैटेगरी में है, उसके हिसाब से आप उसको अपॉइंटमेंट दोगे, अपॉइंटमेंट उसका सेट करोगे आपके हॉस्पिटल में, जो भी है उसके बाद जो भी करना है आपको। मैं तो सिर्फ खाली हमारा कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि उसने टेक्स्ट पास किया, डिसीज, इमेज पास की, डिसीज कैलकुलेट करना, ये दो डिसीज सेम है क्या, जो मॉडल का आउटपुट है वो क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से आप फाइनली एक ड्राफ्ट क्रिएट करो डिसीज अराउंड, राइट। तो ये भी एक यूज केस होती है रियल लाइफ में। तो यहाँ पे एनएलपी भी काम आ रहा है, इमेज प्रोसेसिंग भी काम आ रहा है। अब दूसरा, ये क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। गुड। तो ऐसा नहीं कभी होता कि एक ही मॉडल बना रहे हो आप और एक ही मॉडल डिप्लॉय कर रहे हो, बिल्कुल नहीं होता है रियल लाइफ में। ऐसे केसेस आना 2-3 साल पहले बंद हो गया है, 4 साल पहले। क्या आप एक ही मॉडल यूज कर रहे हो, एक ही बना रहे हो, आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर आ रहा है, तो ऐसे 2 मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। हमने तो अब रिसेंटली 7 मॉडल्स भी ऑर्केस्ट्रेट किए हैं एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, 7 डिफरेंट मॉडल्स नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन के लिए। अब इसका इशू हो रहा था कि ये डिप्लॉय कर दिया इसको, तो ये 7 मॉडल से प्रेडिक्शन देना और फाइनल आउटपुट देना, ये काफी लंबा प्रोसेस था और काफी समय लग रहा था, 5-6 सेकंड लग रहे थे, हर एक मॉडल 1-1 सेकंड लेगा, तो कम से कम 5-6-7-8 सेकंड लगते थे हमें, एवरेज ड्यूरेशन 5 सेकंड का था, तो काफी लेट रिस्पॉन्स फिर जाता था, राइट। एक आधा अगर क्वेरी आ गई तो इन्फ्रेंस के लिए, तो हमने फिर पैरेललाइजेशन अप्रोच यूज किया, फिर जीपीयू यूज किया, तो जीपीयू अप्रोच हमने फाइनलाइज कर दिया फिर बाद में। तो अब जो हमारा आउटपुट है वो मिली सेकंड में है, 0.5 0.6 मिली सेकंड में, या सेकंड में, सॉरी, 500-600 मिली सेकंड उसका एवरेज है। तो इतना वो रिड्यूस हो गया, 5 सेकंड से सीधा 500 मिली सेकंड का हो गया, तो ये जीपीयू के कारण हो गया। अब जीपीयू हमने कौन सा यूज किया, T4 यूज किया है इन्फ्रेंस के लिए, जनरली हम यही यूज करते हैं, T4, टेस्ला, एनवीडिया टेस्ला T4। और अगर ट्रेनिंग के लिए यूज करना है तो बड़ा हेवी जीपीयू चाहिए। अब जीपीयू कौन कौन से होते हैं, ये 100 एक होता है, मतलब मशीन कौन सी यूज करनी है, नॉर्मल लैपटॉप में नहीं होता है ये, तो इसके लिए आपको एक जीपीयू एक्सेलरेटर यूज करना पड़ेगा। ये 100 सबसे महंगा है, ये V100 उससे कम महंगा है, और T4, ये 3-4 फेमस एक्सेलरेटर्स है। और उसके बाद अभी एक नया आया है H100, ये काफी एडवांस है। अगर चैट जीपीटी आपको पता है कि 2-4 महीने लगते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, अब ये H100 से वो सिर्फ 46 आवर्स में ट्रेनिंग दे सकता है जीपीटी 3.5 को। तो इतना ये फास्टर आ गया है मार्केट में, तो उसकी कॉस्टिंग भी उतनी हायर होगी। इवन इसकी कॉस्टिंग 1000 रुपये 8 घंटे के लिए होती है, इसकी थोड़ी सी होती है, एटलीस्ट आपको 24-25 घंटे मिलेंगे, और इसकी सबसे ज़्यादा होती है, उसमें कम से कम आपको एक 10-15 दिन, 10 दिन नहीं, 8 दिन तो मिल ही जाएंगे सब। एक सिर्फ ऊपर से मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आप देख लो, तो एक 8 दिन वो चलेगा, महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है तो 1000 में 8 दिन चलेगा, 24x8 आवर्स करो, कंटिन्यू यूज कर रहे हो लगभग, तो ये
चलता रहता है। तो जनरली हम ये इन्फ्रेंस के लिए यूज करते हैं। एक बार मॉडल डिप्लॉय हो गया तो सिर्फ इन्फ्रेंस चाहिए जल्दी जल्दी, तो बाकी की जरूरत है नहीं। बाकी महंगे भी है और उतना ठीक है। अगर लेटेंसी 1 सेकंड 1 मिली सेकंड लेस देन 1 सेकंड आ रही है तो ये इतना सफिशिएंट है। बट ये ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग में ह्यूज डेटा लगता है और वो 1 टाइम होती है ट्रेनिंग, बार बार नहीं करना पड़ता हमें, तो ये इतना सफिशिएंट है। आपको ये मैं क्यों बताता हूँ इतना डिटेल, क्योंकि आप ये याद रखो, किसी ने अगर आपको प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बोला तो ये इंटीग्रेट करना है आपकी स्टोरी में, ताकि उसको थोड़ा सा रियल लगे, राइट, कि हाँ यार उसने सही में काम किया है। नहीं तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर से जो एकेडमिक वाले लोग सिखाते हैं उतने ही सीख के आपने बता दिया तो कोई सिलेक्शन नहीं होगा फिर हमारा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अब जो भी मार्केट में बंदे आ रहे हैं वो सारे हैंड्स ऑन वाले आ रहे हैं, राइट, मार्केट भरा पड़ा है। उनको भी ये लगना चाहिए कि आपने रियल टाइम में काम किया है और काफी एग्जॉस्टिव काम किया है, ऐसा नहीं कि काफी कम किया भी है तो। ये डिफरेंशिएटर है, आपको अलग करेगा बाकी मार्केट से। अगर ये इतनी डिटेल में आप बताना शुरू करोगे उसको तो ये काफी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। चलो, दूसरी यूज केस है, ऑर्गेनाइजेशन कैन डिटरमाइन व्हाट कस्टमर्स आर सेइंग अबाउट अ सर्विस और प्रोडक्ट बाय आइडेंटिफाइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन इन sources like social media. This sentiment analysis can provide a lot of information about customer choice and their decision drivers. हमने अभी ये एग्जांपल देखा है। An inventor at IBM developed a cognitive assistant that works like a personalized search engine by learning all about you and then remind you a name, a song, or anything you can't remember the moment you need it to, right? ये भी कर सकते हो। Companies like Yahoo, Google filter and classify your emails with NLP by analyzing text in emails. तो पहले क्या करते थे वो लोग, कुछ स्टॉप वर्ड्स आइडेंटिफाई करते थे, रूल बेस्ड सिस्टम था। जैसे मेरे स्पैम मेल में कुछ ऐसे वर्ड्स है, वो सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, तो अपने आप को कैटेगराइज मेल अपना स्पैम कैटेगरी में जाता था। अभी भी वही होता है, बट उन्होंने अब मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम यूज किया है, ऑलरेडी ट्रेन किए हुए। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, राइट, मेल में नहीं होता है क्या यहाँ पे? अच्छा, मोर में होगा शायद, स्पैम। तो यहाँ पे तो स्पैम नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेरा कॉलेज का मेल आईडी है, तो वैसे भी मैंने सब्सक्राइब कहीं नहीं किया किसी न्यूज़लेटर वगैरह को। बट आप नॉर्मल मेल बॉक्स देखोगे, देख लेंगे वो भी अगर है तो। यहाँ पे देखो 58, तो यहाँ पे ये सारे स्पैम मेल्स हैं जो मैंने कहीं कुछ कोर्स किया है उनके भी अभी तक मेल आते हैं मुझे, राइट। तो ये मेल काम के नहीं है अब मेरे लिए ज़्यादा। कोई वर्कशॉप किया है अटेंड, अब उनके प्रमोशनल मेल्स आते रहते हैं मुझे, तो वो भी किसी काम के नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर रहा है, ये काम का नहीं है। अब ये काम का मेल ज़्यादा नहीं है क्योंकि अब ये प्रमोशन कर रहा है। तो इससे कुछ ये जो वर्ड्स है इसका कन्वर्जन वो फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, फिर इसका राइट इससे, और फिर एक एल्गोरिदम बना रहा है, और फिर एल्गोरिदम में दो ही लेबल्स है। कोई बता सकता है कौन से वाई वेरिएबल में कौन से दो वैल्यूज है? स्पैम और नोट। हाँ, वेरी गुड, स्पैम और नॉट स्पैम।
तो ये वर्ड्स अगर कुछ आ रहे हैं वहां पे तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा कि ये स्पैम है, तो स्पैम फोल्डर में जाएगा। ये एक सिंपल अच्छी यूज केस है ये भी एनएलपी की। और अगर आपको ये चाहिए कि नहीं नहीं आपको ये एज अ स्पैम नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कर दो रिपोर्ट एज नॉन स्पैम। तो फिर जब वो रिट्रेन करेंगे उनके एल्गोरिदम को, तब उनको पता होगा कि अगर ऐसे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं तो ठीक है, उसको नॉन स्पैम डिक्लेयर करें हम। तो फिर से वो लेबल एडजस्ट करता है। ये फीडबैक मैकेनिज्म है, ह्यूमन फीडबैक मैकेनिज्म, रिपोर्ट एज नॉन स्पैम। फेक न्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज होता है। अमेजॉन की अलेक्सा और एप्पल की सीरी, अब ये क्या करते हैं, इंटरनली अपने वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और टेक्स्ट से फिर जो आपको चाहिए वो ला के देता है वो। तो बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट का कन्वर्जन, सॉरी ऑडियो का कन्वर्जन टेक्स्ट में हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एनएलपी की एक यूज केस है। जैसे आप भी कभी कभी यूट्यूब के ऊपर अगर उसको वॉइस कमांड देते हो तो ऑटोमेटिकली उसका कन्वर्जन टेक्स्ट में करता है, राइट। और टेक्स्ट में करने के बाद आपको जो भी वीडियो चाहिए वो सर्च करके दे देता है आपको। जो टेक्स्ट देता है, टेक्स्ट देना मतलब क्या, वो इंटरनली फिर उस टेक्स्ट का भी कन्वर्जन नंबर्स में कर रहा है, और उसके बाद वो लेके आ रहा है सिमिलर सिमिलर वीडियोस, क्योंकि उसको तो टेक्स्ट नहीं समझ में आता, वो इंटरनली हो रहा है बैकएंड में। Having an insights into what is happening and what people are talking about can be valuable to financial traders. NLP is being used to track news, reports, comments about possible mergers between companies. अगर आप ट्रेडर हो तो आप ऐसे एल्गोरिदम्स बना सकते हो, या फिर आप ऐसे इंसाइट्स ले सकते हो कि ज़्यादातर आर्टिकल्स में कौन सी कंपनी के बारे में डिस्कस हो रहा है, उनके ऊपर, उन स्टॉक्स के ऊपर वॉच रख सकते हो आप। मर्जर हो रहा है क्या, कहीं कुछ न्यूज़ आ रही है क्या, कैसे कैसे न्यूज़ आगे बढ़ रही है उस कंपनी के बारे में एग्जैक्टली तो वो सब कुछ सब ट्रैक रख के आप फाइनल डिसीजन ले सकते हो। तो यहाँ पे भी एनएलपी यूज केस बनते हैं। फिर आता है एनएलपी इज आल्सो यूज्ड इन बोथ सर्च एंड सिलेक्शन phase of talent recruitment, identifying the skills of potentially hires and also spotting prospects before they become active on the job market। तो अब मेरा एक मेंटी है, अब इसके ऊपर काम कर रहा है वो दो काम करता है। एक तो ऑटोमेटिक रिज्यूमे प्रिपेयर करना कैंडिडेट के लिए, और दूसरा उनको सेलेक्ट करना। कैंडिडेट के अगर रिज्यूमे आते हैं तो उसका एल्गोरिदम बोलता है कि हाँ ये 100% मैचिंग है, 90%, 95% मैचिंग विथ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो मैच कैसे कर रहे हैं, तो मैच एनएलपी के कुछ एल्गोरिदम्स यूज करके मैच करते हैं, एनएलपी टेक्निक्स यूज करके। तो यहाँ पे लिटिगेशन अगर है तो उसका भी ऑटोमेशन करने के लिए आप एनएलपी की हेल्प ले सकते हो। हेल्प लीगल टीम सेव टाइम, ड्राइव डाउन कॉस्ट और शिफ्ट स्ट्रैटेजिक फोकस। तो जो रूटीन लिटिगेशन टास्क है वो आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो अलग अलग यूज केस है। चलो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन सिर्फ। अब देखते हैं डेटा एक्चुअल क्लीन कैसे होता है। देखो यहाँ पे एक हमारे पास डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम में सिर्फ एक्स वेरिएबल है, वाई नहीं है, क्योंकि वाई से मतलब नहीं है अपना अभी के लिए। सिर्फ टेक्स्ट को, मतलब एक्स वेरिएबल को आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे डेटा प्रोसेस करते हो, इतना ही देखना है आज। तो एक हमारे पास एक डेटा फ्रेम आ गया डीएफ नाम का। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स है। अब ये बड़े लंबे पैराग्राफ से यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो कि
कुछ वर्ड्स कंप्लीटली अपर केस में है, कहीं कहीं पे ये पंक्चुएशंस और ये राइट कोमास वगैरह है, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड जैसा है। तो ऊपर ऊपर से देखने के बाद ये कुछ चीज़ें आपको पता चलेगी। अब पहली स्टेप आती है लोअर केसिंग, जो हमने अभी बोला कि अब क्या करो, टेक्स्ट का कन्वर्जन डीएफ ऑफ टेक्स्ट, जनरली हम यही इसी को मॉडिफाई करते हैं, डीएफ ऑफ टेक्स्ट इक्वल्स टू डीएफ ऑफ टेक्स्ट, और ये अप्लाई कर दो एक्स डॉट लोअर, और उसका लैम्डा फंक्शन बनाओ, या फिर इसका कोड चैट जीपीटी से ले लो, चैट जीपीटी सब कुछ दे देगा आपको, पूरा डेटा क्लीन करके देगा। उसको बोलो कि मेरे पास ऐसा ऐसा नाम का कॉलम है, टेक्स्ट नाम का, उसके ऊपर क्या करो, लोअर केस में कन्वर्ट करो, पंक्चुएशन रिमूवल करो, ये करो वो करो, सब कुछ वो करके आपको एक ही कोड में दे देगा। बट हाँ, आपको एटलीस्ट ये समझ में आना चाहिए कि आपको क्या डिमांड करना है उससे, क्या क्या मांगना है। लोअर केस पहला तो राइट, पहले लोअर केस देखो, यहाँ पे सब लोअर केस हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे अलग कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, अलग कॉलम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, रियल टाइम में इसी को हम मॉडिफाई करते हैं, राइट, ये तो आपको पता है। बट आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दिए, एग्जैक्ट क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, इसके लिए हमने यहाँ पे अलग कॉलम क्रिएट किया है। तो यहाँ पे देखोगे तो सारे लोअर कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए। फिर बाद में आता है पंक्चुएशन रिमूवल, द रेट हैंडल रिमूवर, और ये सब कुछ आप कर सकते हो यहाँ पे। तो एक स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन है पाइथन में ही, तो स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक लिस्ट आ रही है पंक्चुएशंस की। आप सिर्फ क्या करो, उसको अप्लाई कर दो यहाँ पे और उसको रिमूव कर दो। स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन में इस लिस्ट में अगर कुछ भी है तो उसको निकालो, रिमूव करो। अब यहाँ पे वही कोड लिखा है, बस वे अराउंड लैंग्वेज में। अब हमने ये बोला है कि आप सारे वर्ड्स ले लो। कौन से वर्ड्स ले लो? इफ नॉट आई इन स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, अगर स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन में नहीं है तो सारे उठाओ। अगर ये मैचिंग हो रहा है तो मत उठाओ, ये मैच हो रहे हैं तो ये अब देखोगे आप तो मैच नहीं होंगे। फिर जैसे यहाँ पे एंड था, मोर के बाद एंड था, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मोर के बाद अब देखो एंड नहीं है। ये सारे वर्ड्स, ये सारे पंक्चुएशन स्पेशल कैरेक्टर्स रिमूव हो गए। अभी अननेसेसरी जो भी बड़ा बनता है अपना मैट्रिक्स, वो अब थोड़ा सा छोटा बनेगा ये रिमूवल डेटा क्लीन होने के बाद। या फिर आपके पास और एक वे है आरई, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये लाइब्रेरी यूज करके भी आप कर सकते हो। बस आपको ये फाइंड ऑल फंक्शन यूज करना है। फाइंड ऑल क्या करो, ये सब फाइंड करो, ये ए टू जेड, बाकी जो है वो रिमूव कर दो। बस उतना ही फाइंड करो और उतना ही लेके आओ, बाकी जो भी है वो छोड़ो। तो अलग अलग वेज है, कोई भी वे यूज करो आप। बाद में आता है स्टॉप वर्ड्स रिमूवल। स्टॉप वर्ड्स रिमूवल के लिए आपको एनएलटी के लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उसको अगर ये इंपोर्ट नहीं की हुई है तो उसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा आपको। आप कोलैब तो ऑलरेडी ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, बट अगर लोकली करना चाहोगे आप तो आपको पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी लाइब्रेरी। फिर उसके बाद nltk.डाउनलोड करने पड़ेंगे स्टॉप वर्ड्स। सिर्फ इंपोर्ट करना सफिशिएंट नहीं है, हमें डाउनलोड भी करने पड़ेंगे स्टॉप वर्ड्स। और उसके बाद फिर nltk कॉर्पस से स्टॉप वर्ड्स को इंपोर्ट करो। फिर इसके बाद इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको इस स्टॉप वर्ड्स को। अब डाउनलोड हो गए अपने पास। एक बार ये स्टॉप वर्ड्स डाउनलोड हो गए तो ये सिर्फ इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स अलग कर दो, क्योंकि जनरली हम इंग्लिश लैंग्वेज पे ही काम करते हैं यहाँ पे, तो ये सेम कोड ही यूज करना है हर बार आपको। ऑल स्टॉप वर्ड्स इक्वल टू स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स इंग्लिश। तो इंग्लिश के जो भी वर्ड्स है वो ऑल स्टॉप वर्ड्स में सेव करो, उसको लेके आओ। और यहाँ पे आपने बोला है सेम चीज। अगर ऑल स्टॉप वर्ड्स में ये पैराग्राफ नहीं है तो उसको लेके आओ, उसको रख दो।
अगर स्टॉप वर्ड्स है तो उसको निकाल दो फिर। तो उसमें देखो स्टॉप वर्ड्स अब कुछ नहीं है यहाँ पे, इज एंड द ऐसे आपको शब्द दिखाई नहीं देंगे अब यहाँ पे, बाकी सब कुछ है। तो हर बार आप टेक्स्ट को अपडेट करते हो, df डॉट लोअर, तो df इक्वल्स टू df डॉट लोअर करना है आपको रियल टाइम में, राइट, ताकि ये df अपडेट हो। बाद में आता है कभी कभी स्पेलिंग करेक्शन, अगर करना है तो कर लो, नहीं तो ऑलरेडी जनरली तो क्लीन ही होता है। बट जितनी आप प्रोसेसिंग करोगे, जितना आपको लगता है कि अरे ये भी करना चाहिए, उतने स्टेप्स आप ले लो डेटा देख के। क्वेश्चन था मेरा, पूछो। जैसे हम आप थैंक्स लिखते हैं या थैंक यू लिख देते हैं, उसका तो कैसे होता होगा? जैसे थैंक यू नहीं होता, पूरा होता है, हम हाँ, कभी TQ लिख देते हैं, हाँ, ये भी इसमें होता होगा? नहीं, अब उसके लिए कुछ हम कर नहीं सकते। अगर ऐसे अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं तो वो प्रॉपर वर्ड्स है, उसके ऊपर हम लेमटाइजेशन भी नहीं यूज कर सकते, स्टेमा भी नहीं यूज कर सकते, कुछ नहीं, वो वैसे ही के वैसे ही रहेंगे। थैंक यू दो अलग अलग वर्ड्स है, थैंक्स एक वर्ड है, TQ तो अलग है, ये तो शॉर्टकट है, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये इट स्टैंड्स फॉर थैंक यू, तो ये वैसे भी रहेगा हमारे डेटा में TQ, क्योंकि वैसे स्टॉप छूट में भी नहीं आता, उसका एक अलग सा वो दे देगा हमें क्रिएट करके न्यूमेरिकल स्पार्स मैट्रिक्स। अगर ऐसा कुछ है कि आई सेड थैंक यू, ही सेड थैंक्स, ऐसा कुछ कुछ सेंटेंस बना रहे आप, ही सेड थैंक्स, तो ये थैंक यू का अलग वो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देगा, इसका अलग देगा थैंक्स का। अब ये वर्ड एक नहीं है, इनको एक कर भी नहीं सकते आप। यही था क्वेश्चन, क्या लगता? हाँ, ये क्वेश्चन था, थैंक यू सर, ओके, क्लियर हो गया। हाँ, इतनी डिटेल में तो शायद ही जा पाएंगे हम, शायद नहीं जा पाएंगे। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि हो सकता कोई लाइब्रेरी हो उसकी भी। हाँ, नहीं नहीं, अभी अभी के लिए तो कोई मौजूद नहीं है ऐसी लाइब्रेरी के ये सारे वर्ड्स को एक वर्ड में कंबाइन करे। वहां पे डायमेंशनलिटी रिडक्शन नहीं होगा पॉसिबल, जितना आप कर सकते हो हाँ करना है, बाकी अगर रह भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होगा बस, बाकी तो एक्यूरेसी तो उतनी रहने वाली है। अब यहाँ पे और एक उन्होंने किया है राइट, स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन के लिए उन्होंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है टेक्स्ट ब्लॉब नाम की, तो ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको, पिप इंस्टॉल टेक्स्ट ब्लॉब। शायद यहाँ पे कोलैब में ऑलरेडी है मौजूद, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर मौजूद नहीं है तो फिर आपको इंस्टॉल करके फिर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और उससे फिर ये टेक्स्ट ब्लॉब ऑफ एक्स डॉट करेक्ट, दैट्स इट। फंक्शन यूज करना पड़ेगा करेक्ट नाम का, तो करेक्ट कर देगा। अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है तो ऑटोमेटिकली करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन मीन्स स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू मीनिंगफुल यूनिट वर्ड्स। There are sentence tokenizers as well as word tokenizers. सेंटेंस टोकनाइजर भी है, वर्ड भी टोकनाइजर है। सेंटेंस टोकनाइजर स्प्लिट्स पैराग्राफ इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। तो सेंटेंस टोकनाइजर क्या करेगा, पैराग्राफ का कन्वर्जन सेंटेंस में करेगा। और वर्ड टोकनाइजर क्या करेगा, वर्ड टोकनाइजर सेंटेंस का कन्वर्जन वर्ड्स में करेगा। ये यहाँ पे वर्ड्स उसने सिर्फ अलग करके दे दिया है, बाकी कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे ये PUNKT नाम का एक NLT के लाइब्रेरी से टोकनाइजेशन टेक्निक आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप वर्ड टोकनाइज आप फंक्शन यूज करोगे माई स्ट्रिंग ये डेटा के ऊपर आपके, दैट्स इट।
अब ये भी ऑप्शनल स्टेप है, अगर करनी है तो कर सकते हो। अब विदाउट टोकनाइजेशन भी मॉडल फिटिंग की जा सकती है, बट टोकनाइजेशन एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसका कन्वर्जन इसमें करना, टोकनाइजेशन में करना। एक बार टोकन्स में कर दिया तो बस इसका कन्वर्जन फिर आप फीचर एक्सट्रैक्शन आप इसके बाद कर सकते हो। में आता है स्टेमिंग। अब ये एक्चुअली टोकनाइजेशन सबसे लास्ट स्टेप है, ठीक है, इतना याद रखो। अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी लिखा है यहाँ पे, फिर भी आपको अब पता है कि टोकनाइजेशन सबसे लास्ट में आता है, बाकी सब इससे पहले आता है। अब स्टेमिंग आपको पता है, स्टेमिंग क्या होता है कि लास्ट के कुछ वर्ड्स आप रिमूव कर देते हो, जैसे फिश हो गया, फिशेस, फिशिंग, इन सब का कन्वर्जन फिश में हुआ है। जो भी सफिक्स है उसको हटाया है आपने। देखो यहाँ पे पोर्टर स्टेमर नाम का एक फंक्शन क्लास है nltk.stem में, और पोर्टर स्टेमर एक स्टेमिंग टेक्निक है, वो हम यूज करते हैं। पोर्टर स्टेमर, इसको फिर st.stem वर्ड, बस हर एक वर्ड में क्या करो, देखो x डॉट स्प्लिट, x को क्या करो, इसको स्प्लिट करो, टेक्स्ट को स्प्लिट करने के बाद हर एक वर्ड में देखो, और हर एक वर्ड में देखने के बाद उसको क्या करो, वर्ड में st.stem ऑफ वर्ड, उस वर्ड को स्टेम करो। अब स्टेम करने के बाद दिस का यस भी कैंसिल हो गया लगता है, दिस था क्या, हाँ दिस था ओरिजिनली, अब इसका भी उसने कैंसिल कर दिया, वो स्टेम कर दिया उसको भी। अब ये मीनिंगफुल तो वर्ड है नहीं अब THI, तो ऐसा कभी कभी होता है, तो इससे भी एडवांस टेक्निक आई है, उसका नाम है लेमेटाइजेशन। अब लेमेटाइजेशन में प्रॉपर रूट वर्ड वो फॉर्म करता है, लेमा मतलब रूट वर्ड। तो अगर ऐसा भी वर्ड है गुड, बेटर, बेस्ट, तो भी उसको पता लगता है कि अब ये गुड ही है सिर्फ। लेमेटाइजेशन विल कन्वर्ट ऑल synonyms into a single root word. Automobile, car, truck, vehicle are lemmatized into automobile. बट आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से यूज करो उसको। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है आपका कि आपको सेंटिमेंट एनालाइज करने, और वो भी काफी फाइन ग्रेन्ड का मतलब अगर एक आधा रिव्यू आ गया तो रिव्यू एक्सट्रीमली पॉजिटिव है या पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, एक्सट्रीमली निगेटिव है या निगेटिव है, ये 5 कैटेगरी में आप उसको कन्वर्ट करना है। और आप यूज कर रहे हो ये वाला लेमेटाइजर उसके ऊपर, तो लेमेटाइजर क्या करेगा, एक्सट्रीमली पॉजिटिव, अगर कहीं ट्वीट में बेस्ट लिखा है तो उसका मतलब होता है एक्सट्रीमली पॉजिटिव, राइट। बट आपको लेमेटाइजेशन यूज कर रहे हो तो वो तो क्या करेगा, फिर कन्वर्ट कर देगा गुड में उसको। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से आपने उस डिफरेंट टेक्निक सेलेक्ट करनी है उसको। सर ये ऑप्शनल होती है क्या लेमेटाइजेशन और ये स्टेमिंग? हाँ ये सब दोनों एक करनी है या दोनों कर सकते हैं? ये ऑप्शनल है बिल्कुल, सब कुछ ये जो भी जितना भी हमने लिखा है वो सारा ऑप्शनल है एक्चुअली। आप सीधा फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट उसका ड्रॉबैक क्या होगा, एक तो आपका कॉर्पस बहुत बड़ा बन जाएगा, कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव होगा, ऐसे अननेसेसरी कुछ वर्ड्स है। तो दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि कुछ आपका मॉडल गलतियां भी करे, क्यों करे, क्योंकि कभी आप लोअर केस में दे रहे हो, कभी अपर केस में दे रहे हो, तो वो 2 वर्ड्स अलग अलग है ऐसा बोलता है वो, राइट। तो ये भी एक ड्रॉबैक है फिर, अगर आपने कुछ टेक्निक्स यूज नहीं की तो।
स्पेलिंग करेक्शन कहीं पे करेक्ट है, कहीं पे इनकरेक्ट स्पेलिंग है, तो वो 2 वर्ड डिफरेंट वर्ड्स है वो कंसिडर करेगा, जबकि वो 2 वर्ड सेम ही है, सिर्फ स्पेलिंग की मिस्टेक्स है। तो इसलिए ये भी काफी जरूरी है, स्पेलिंग चेक करना भी, राइट। तो एक्यूरेसी के लिए प्लस डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए अब हम ये डेटा क्लीन करते हैं। अब क्लियर है? अब वर्ड लेमेटाइजर, अलग अलग वे से कर सकते हैं हम, एनएलटी के लाइब्रेरी यूज करके या फिर टेक्स्ट ब्लॉब लाइब्रेरी यूज करके, कोई भी यूज करो। तो यहाँ पे देखो हमने एनएलटी के लाइब्रेरी यूज की है, उसको बोलते हैं वर्डनेट लेमेटाइजर। WordNet is a large, freely, publicly available lexical database for English language, aiming to establish structured semantic relationship between the words. It offers lemmatization capabilities as well, and it is one of the earliest and most commonly used lemmatizers. तो अलग अलग लेमेटाइजर्स आते हैं मार्केट में, सर्च करो आप, रिसर्च करो उसके अराउंड। हम जनरली यही यूज करते हैं इवन प्रोडक्शन में, एनएलटी के ही, एनएलटी के डाउनलोड वर्डनेट। तो उससे एक लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाएगी, सारे वर्ड्स डाउनलोड हो जाएंगे, जो भी लेक्सिकल डेटाबेस है इनका अवेलेबल, राइट, वो डाउनलोड होगा। उससे उसको यहाँ पे पता है कि हर एक वर्ड का रूट वर्ड क्या है, अगर वो वर्ड्स आते हैं तो हम उनको रिमूव करते हैं। देखो यहाँ पे वर्डनेट लेमेटाइजर अब इंपोर्ट किया है हमने। अब ये लाइब्रेरीज कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वर्डनेट डाउनलोड करना और OMW 1.4 भी डाउनलोड करना, ये 2 लाइब्रेरीज हम डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद वर्डनेट लेमेटाइजर इंपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे एरर आता है कि दिस रिक्वायर्स nltk.download वर्डनेट और OMW इंस्टॉल करनी है आपको लाइब्रेरी, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं भी आता है कि अरे यार कौन सी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है, जब आप इसको इंपोर्ट करते हो तब वो बोलता है कि NLTK नहीं है, फिर आप वो करते हो पिप इंस्टॉल NLTK, उसके बाद वो बोलता है कि ये 2 लाइब्रेरी भी जरूरी है। तो सिर्फ ये ट्रायल एंड एरर से आप इन 2 लाइब्रेरीज को भी इंपोर्ट कर सकते हो। वो वर्जन स्पेसिफिक है या नया वाला चाहिए, वैसा कुछ है क्या? नया वाला चाहिए, एरर में वो भी लिख के आता है कि ये इंस्टॉल करो, बस उसको कॉपी पेस्ट करके इंस्टॉल करनी है। बाद में उसको इनिशिएट करो, वर्डनेट लेमेटाइजर को, लेमेटाइजर एक वेरिएबल में हमने सेव किया उसको, और लेमेटाइजर, इस लेमेटाइजर को कॉल कर रहे हैं हम, उसमें एक फंक्शन आता है लेमेटाइज बोल के। लेमेटाइज किसको करो? बैट्स को करो, तो बैट में कन्वर्ट हो गया। देखो उसने रूट फॉर्म में ला दिया इस वर्ड को। और एंटायर डेटा सेट के ऊपर अगर करना है तो अब df.lower.apply एक कॉलम है अपने पास टेक्स्ट नाम का, इसके ऊपर आप क्या करो, ये अप्लाई कर दो बस। ये क्या करेगा? वर्ड ऑफ वर्ड डॉट लेमेटाइज, यही सेम यूज करेगा, लेमेटाइज, यही फंक्शन, और ये लेमेटाइज होके आ गया सारा डेटा। उसके बाद आता है फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अब यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी ईडीए करने की स्टेप्स अलग है। वहाँ पे आप डॉट, डिस्क्राइब और मीन, मोड, मीडियन और वो सब चीजें नहीं करते। अब यहाँ पे अलग प्रोसेस चलता है एक्सप्लोर ईडीए का क्या प्रोसेस है यहाँ पे? एक तो फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो डेटा में कि कौन से वर्ड कितने फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, तो वर्ड फ्रीक्वेंसी इन डेटा, ये एक टेक्निक है। तो आप क्या करो, सारे वर्ड्स को एक लिस्ट में सेव करो। लिस्ट में सेव करने के बाद NLTK लाइब्रेरी में एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नाम का एक फंक्शन आता है, FREQ DIST।
और सिर्फ ये क्या करो आप, ऑल वर्ड्स, ये जो लिस्ट बनाई आपने सारे वर्ड्स को आपने लिया है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देता है। दिस 2 बार आया है, आर्टिकल 2 बार आया है, ही 2 बार आया है, ऐसा करके आपको वो बोलेगा कि फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं आपके कॉर्पस में। फिर आता है वर्ड क्लाउड, ये भी सेम ही करता है, ये एग्जैक्ट बताता है कि कितने वर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे वो एग्जैक्ट नहीं बताता वर्ड, बट ऐसा आता है इसका ग्राफ। तो हमें पता लगता है कि आर्टिकल जो है वो सबसे बड़े फॉन्ट में है, बिग फॉन्ट में है, तो ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है इस कॉर्पस में। कि यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से देखो आर्टिकल 2 बार आया है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ऑकरिंग है। टास्क भी 2 बार आया है, तो इसका और इसका सिमिलर। तो ये से सिर्फ ये पता चलता है आपको कि मोस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स कौन से हैं एनएलपी। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि ये कॉर्पस किसके बारे में है। राइट, वर्ड क्लाउड, वर्ड क्लाउड, इसमें स्टॉप वर्ड्स भी है। स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करो, नहीं तो फिर उनकी ही संख्या ज़्यादा होगी, वही दिखाई देंगे, इज एंड द ऐसे दिखाई देंगे। इसके लिए वो रिमूव करने पड़ेंगे आपको, फिर वो जो काम के वर्ड है आपको हाईलाइटेड होके दिख जाएंगे। तो इसलिए वो स्टॉप वर्ड्स रिमूव किया है उन्होंने। और उसके बाद वर्ड क्लाउड, वर्ड क्लाउड किसके ऊपर लगा, वर्ड्स के ऊपर लगाओ। ये वर्ड्स सारे जो वर्ड्स आपने ये ऑल वर्ड्स जो लिए थे, ये सारे वर्ड्स के ऊपर आप क्या करो, वर्ड क्लाउड एक बनाओ उसका। और शो करो वर्ड क्लाउड को, इस वर्ड क्लाउड को। तो ये ऐसे वर्ड क्लाउड सब बन के सामने आता है। तो उसके बाद आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, उसको वाइट करना है वाइट करो, जो भी एस्थेटिकली आप कोई हाइट विड्थ सब कुछ एडजस्ट करना है कर सकते हो, तो बेटर दिखेगा। तो ये कुछ ईडीए वाली स्टेप्स है। ईडीए काफ़ी कम होता है जनरली, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो और आर्टिकल शेयर करो अपने ग्रुप में। अगर कुछ और भी कुछ एक्स्ट्रा आया है इसमें तो हम वो भी देख लेंगे। या फिर आप, मैं एक प्रोजेक्ट देने वाला हूँ, उसमें फर्स्ट स्टेप यही है आपको करनी, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना है। ये हो गया तो उसके बाद डेटा क्लीन करना है। डेटा क्लीनिंग के बाद मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इवैल्यूएशन। अब इसका डेटा क्लीनिंग और ईडीए अलग है। आपको अब ये स्टेप्स क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ पे कुछ डाउट किसी को? नहीं सर, क्लियर है, राइट? वेरी गुड। बाकी लोग एक कंफर्म करना था, डेटा क्लीनिंग हम परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए करते हैं और हमारी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, है ना? कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस, राइट। परफॉर्मेंस एक्यूरेसी आप एक ही कैटेगरी में उसको डाल सकते हो, राइट? तो हाँ, ओवरऑल एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, प्लस जो आपका टास्क है कॉम्प्यूटेशनली लेस एक्सपेंसिव करने के लिए, कंप्यूटेशनल पावर कम यूज करने के लिए, कॉस्ट के लिए डायरेक्टली कैसे कंप्यूटेशनल कॉस्ट लोअर करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप डमी डेटा के ऊपर काम करते हो तो उतना समझ में नहीं आता कि वैसे भी हर एक एल्गोरिदम 1 आध मिनट ही रन होता है, बट रियल टाइम में काफ़ी बड़ा कॉर्पस होता है अपने पास। और ये ट्रेनिंग का ड्यूरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर और इवन इन्फ्रेंस का भी। तो उस वजह से तो कंप्यूटेशनल इनएक्सपेंसिव करना ही हमारे लिए फिर एक वे बन जाता है, एक वे रहता है, वो तो करना ही है हमें उसका। डायमेंशनलिटी रिडक्शन बेसिकली क्या कर रहे हैं आप, डायमेंशनलिटी रिडक्शन कर रहे हैं। ये भी टेक्निक डायमेंशनलिटी रिडक्शन है। कैसे कर रहे हैं हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन? जैसे अगर ऐसे कुछ वर्ड है, आई एम राजेश, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं स्टॉप वर्ड्स निकालूं तो ये 2 वर्ड्स निकल रहे हैं, और अगर स्टॉप वर्ड्स रख दूं मैं तो ये क्या हो रहा है, 1 1 1, तो ये 3 कॉलम्स बन रहे हैं मेरे। रियल लाइफ में मैट्रिक्स मतलब क्या है, ये 3 कॉलम्स है, राइट? 3 कॉलम्स
और एक ही रो है, 3 कॉलम्स 1 रो, ये डायमेंशंस है, 3 कॉलम्स मतलब क्या है, डायमेंशंस है। अब इसको रिड्यूस करना मतलब क्या करना, सिर्फ अब यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स रिमूव होने के बाद ये कीवर्ड बचा ये वाला, अब यहाँ पे एक ही आ जाएगा ये, अब ये एक ही कॉलम है, वर्टिकल देखा जाए तो ये एक ही कॉलम है और एक ही रो है, अब डायमेंशन कम हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन भी टेक्निक्स है। यस सर, समझ गया। तो उससे भी आप ये कॉम्प्यूटेशनली थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव बना सकते हो इस टास्क को। चलो, होप कि ये बेसिक सारा जो हमने अभी देखा वो क्लियर है। इसलिए एनएलपी काफी सिंपल है, एनएलपी के काफी यूज केस चलते हैं मार्केट में। अब आप अगर डेटा साइंटिस्ट या एमएल ऑप्स इंजीनियर बन के जाओगे तो लगभग 60% आपका जो काम होगा इसी के अराउंड होगा, एनएलपी टास्क के अराउंड होगा। अब नेक्स्ट है फीचर एक्सट्रैक्शन। तो आज के लिए बस करें या फिर कंटिन्यू करना है? कल करते सर। कल कर दो, बोले क्या अजय? यस सर। ठीक है, इसको अब हम कल कवर करेंगे। ये वो नोटबुक जो है फिर से देखो, समझने की कोशिश करो। उसके बाद हम फीचर एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मतलब अगर आप अपने पास कॉर्पस है, अपने पास वर्ड टेक्स्ट डेटा है, तो टेक्स्ट डेटा का कन्वर्जन नंबर्स में कैसे करते हैं, तो उसकी ये टेक्निक्स है अलग अलग, ये हम ठीक है कल देखेंगे। ये देखने के बाद आपको एंड टू एंड मॉडल जो भी हम बनाते हैं एनएलपी के, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा इसके बाद, ये टेक्निक होने के बाद। फिर उसके बाद आपको ये कल मैं प्रोजेक्ट दूंगा, उसके लिए आपको 4 दिन मिलेंगे, और थर्सडे को सिर्फ आपको उसका वॉक थ्रू देना है, उसका डेमो देना है हमें सब लोगों को, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लो अच्छे से। नहीं आ रहा है मुझे, मेरे साथ कनेक्ट करो, पूछो, मैं कनेक्ट होऊंगा, राइट। आपको बता दूंगा रियल टाइम में कि कौन कौन से क्या डाउट है और कैसे वो रिजॉल्व करने हैं एरर्स, या फिर कैसे स्टेप्स लेनी है। बट वो ये टास्क मैंडेटरी है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज केसेस इसके अराउंड है इंडस्ट्री में, इसका हैंड्स ऑन लेना काफ़ी ज़रूरी है। इसी के ऊपर काफ़ी प्रोजेक्ट भी करेंगे हम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी आपकी भी। चलिए फिर आज के लिए इतना फिर सफिशिएंट है। कल हम एटलीस्ट ये एनएलपी का मॉडल बनाएंगे, प्रैक्टिकल और ये सब कुछ सब देखेंगे, ठीक है कल। और फिर उसके बाद ही प्रोजेक्ट दूंगा मैं आपको, मैं खुद ही एक प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको दे दूंगा। तो ये कल का एजेंडा। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू। थैंक यू। The meeting has ended. Thank you for joining. Goodbye.